Gummy Bear Vehicles. एक शहर में आदित्य के नाम का एक लड़का हुआ करता था। उसके माता और पिता का नाम अशोक और मीरा था। आदित्य बहुत समझदार था, अपने दोस्तों की खूब सहायता करता था। एक दिन मीरा आदित्य से बोली, आदित्य, मुझे तुझसे एक बात करनी थी। अगले हफ्ते हमारे घर तुम्हारे मामा और उसका फैमिली आ रहा है। वो हमारे घर में ही 1 महीना रुकेंगे। क्या 1 महीना? मैं जानती हूँ तू ऐसे क्यों बोल रहा है। तेरी सारी फिक्र उस बबलू के बारे में है ना। वो थोड़ा गुस्से वाला है और विलायत से वापस लौटा है ना, थोड़ा घमंडी भी है। उसे हमारा गांव बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए थोड़ा अकड़ता है। क्या करे, वो मेरे सगे भाई का बेटा जो है। हमें तभी खुशी मिलेगी जब तुम दोनों दोस्त बनके अच्छे से रहोगे। तुमने इतना कह दिया, अब मैं क्या बोलूँ माँ। ठीक है, उसे आने दो, उसे कैसे भी अपना फ्रेंड बना लूंगा। तब 1 हफ्ते के बाद आदित्य के घर में मीरा का भाई श्रीराम, उसकी पत्नी पूजा और उनका बेटा बबलू आ गए। अरे बबलू, मैं बड़ा खुश हूँ कि तुम हमारे घर आए। सुना है कि तुम यहाँ 1 महीना रहोगे। हम अच्छे से खेलेंगे, बहुत मजा आएगा। इस गांव में खेल कूद का क्या मजा आएगा। मेरे लाख मना करने के बाद भी मुझे यहाँ पे लाकर टपका दिया। ये 1 महीना मेरे लिए जेल समान है। बेटा, तुम बबलू के बारे में जानते ही हो ना, इसीलिए बेटा आदित्य, तुम ही थोड़ा उसका ख्याल रखा करो। बस उसे बोर फील नहीं करना है। मामी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, इसे मुझ पे छोड़ दो। अगले दिन आदित्य बबलू को लेके अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया। तुम्हारे गांव में गेमिंग आर्केड नहीं है क्या? इस मिट्टी में तुम लोग कैसे खेलते हो? इट इज सो डर्टी एंड अनहेल्दी हियर करके वहाँ से चला गया। तब आदित्य भी बबलू के पीछे पीछे गया। अच्छा मामी, 2 दिन से भूल रहा हूँ, आपसे एक बात पूछनी थी। बबलू हमेशा अपने मुंह में कुछ चबाता रहता है, वो क्या है मामी? अच्छा, वो मैं तुम्हारे लिए भी लाई हूँ बेटा, बस देना भूल गई। वो गमी बेर्स हैं। बबलू को वो बहुत पसंद है। वो गमी बेर्स के लिए कुछ भी करेगा। लो, ये तुम्हारे लिए ही लाई हूँ, कहकर आदित्य को गमी बेर्स के पैकेट्स पूजा ने दिए थे। आदित्य ने उस दिन तक कभी भी गमी बेर्स नहीं खाए थे। ये गमी बेर क्या होता है कहकर एक गमी बेर खोल के आदित्य ने अपने मुंह में डाला। आदित्य को ये बहुत टेस्टी लगा। उसके स्वाद से ज्यादा उसका सॉफ्ट टेक्सचर आदित्य को बहुत पसंद आया। मामी, ये बहुत अच्छे हैं। इनसे मैं बबलू को हमारे साथ खेलने के लिए मनवा लूंगा। अगले दिन आदित्य, जो पूजा ने गमी बेर्स दिए थे, उनके साथ अलग अलग वैरायटी के व्हीकल्स बनाया था। उन सबको उसने एक टेबल पे इस तरह रखा ताकि उनको बबलू देख पाए और जोर से ताकि बबलू सुन पाए। मामी, मैं खेलने जा रहा हूँ। तब बबलू ने देखा कि एक एक करके जो टेबल पर गमी बेर्स के व्हीकल्स बना के रखे थे, उन्हें आदित्य ले रहा था। वो देखकर तब बबलू ने बोला, आदित्य, मैं भी तुम्हारे साथ खेलने चलूं? वो व्हीकल्स तुमने गमी बेर्स से बनाए थे ना? तुम ही ने बनाए ना? कैसे बनाया, मुझे भी थोड़ा सिखा दोगे क्या? तब आदित्य और बबलू दोनों बाहर जा के आदित्य के सारे दोस्तों के साथ इन गमी बेर व्हीकल्स के साथ खेलने लगे। ऐसे ही देखते देखते आदित्य और बबलू दोनों कुछ ही दिनों में अच्छे दोस्त बन गए और आदित्य के सारे दोस्त बबलू के अच्छे दोस्त बन गए। ऐसे ही 1 महीना गुजर गया।
तब एक दिन घर के सब लोग एक जगह बैठे हुए थे। बेटा आदित्य, तुम्हें कैसे धन्यवाद कहना है ये पता नहीं चल रहा है। मैंने क्या किया मामा जी? मुझे क्यों थैंक्स कह रहे हैं? तुम्हें जितना भी थैंक्स बोले वो बहुत कम है आदित्य बेटा। हमें बबलू को लेके बड़ी फिक्र हुआ करती थी। बिल्कुल भी घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया इसने और किसी से बात तक नहीं करता था। इसके वजह से उसकी सेहत बिगड़ गई थी। डॉक्टर्स का यही कहना था कि धूप में अच्छे से खेलने से ही बबलू ठीक हो सकता था। हमने इतनी कोशिश की मगर बिल्कुल हमसे हुआ नहीं। इसी वजह से हम एक आखिरी कोशिश करके उसे यहाँ लेके आए और एक ही महीने में तुम्हारे वजह से उसकी सेहत इतनी अच्छी हो गई। इसीलिए हम लोगों ने भी कुछ तय किया है कि आगे से हम यही रहेंगे। जी हाँ जीजा जी, आपके घर के बगल में ही हमने एक घर खरीदे। ये सुनकर अशोक और मीरा बहुत खुश हुए। इसमें मेरी महानता कुछ नहीं है मामी, सब इस गमी बेर का किया करा है। इसका स्वाद और टेक्सचर सुपर्ब है। मैंने उनको बबलू को घर से बाहर निकालने के लिए व्हीकल्स की तरह बनाया है, बस। सब खुश हो गए। अंडरग्राउंड वुडन हाउस। बहुत पहले माहिष्मती नाम का एक राज्य हुआ करता था। उस राज्य में ज्यादातर जंगल हुआ करता था। उन जंगलों में बहुत सारे जानवर मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे। उस राज्य का राजा था राजा विक्रम सिंह। वो बहुत अच्छे दिल वाला था। उसके राज्य के लोग बहुत खुशहाल थे। एक दिन सिपाही दो लोगों को पकड़कर उन्हें बंदी बनाकर दरबार में ले आए। उनके हाथों में कुल्हाड़ी थी। महाराज, आपने हुक्म जारी किया है कि अपने देश में कोई भी पेड़ को नहीं काटेगा। आपने सिर्फ सूखे हुए पेड़ों को काटने की अनुमति दी थी, पर हमने इन दोनों को जंगल के हरे भरे पेड़ों को काटते हुए पकड़ा है, इसीलिए इन्हें बंदी बनाकर यहाँ लाए हैं महाराज। अरे घमंडी लोग, तुम दोनों की ये हिम्मत कि तुम हमारी आज्ञा का पालन नहीं करते। सिपाहियों, पेड़ काटने के जुर्म में इन दोनों के हाथ काट डालो। महाराज, हमें माफ कर दीजिए, हमारी मत मारी गई थी जो हमने ऐसा काम किया। हमारे पत्नी और बच्चे हैं महाराज, बिना हाथ के हम कोई काम नहीं कर पाएंगे महाराज। हम अपने परिवार को नहीं पाल पाएंगे। आप इतना कठोर ना बने महाराज, हम आपके पांव पड़ते हैं महाराज। अगर इतना ही डर था तो तुम लोगों ने पेड़ क्यों काटा? क्या इसमें सिर्फ तुम दोनों थे या तुम्हारे साथ और कोई भी था? महाराज, हमारे जंगलों में चंदन के पेड़ बहुत हैं महाराज। उसे हम जैसे लोग काट कर ले जाते हैं तो उसे खरीदने वाले बहुत सारे लोग हैं महाराज। चंदन के पेड़ काट कर लाते हैं तो उनके आदमी आकर हमसे वो लकड़ी खरीद कर ले जाते हैं महाराज। लेकिन उसे खरीदने वाले कौन हैं, कहाँ रहते हैं, ये हम बिल्कुल नहीं जानते महाराज। महाराज, लगता है कि एक गिरोह है जो हमारे देश की कीमती चंदन की लकड़ी को ले जाकर देशों में बेचता है और खूब पैसे कमाता है। वो इन भोले लोगों को बहला फुसलाकर खुद बच निकलते हैं महाराज। उन लोगों की ये हिम्मत। मेरी इच्छा है कि हमारे देश की हरी संपत्ति यूं ही बनी रहे और वो इसका नाश करना चाहते हैं। मंत्री जी, जाइए और देश का कोना कोना छान मारिए। जिस किसी के पास भी चंदन की लकड़ी मिले उसे गिरफ्तार करके ले आइए। सुनो, क्योंकि ये तुम दोनों की पहली गलती है, तुम्हें माफ करके छोड़ रहा हूँ। दोबारा ऐसी गलती की तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। अब जाओ यहाँ से। कहकर आज्ञा दी। उन दोनों ने प्रणाम किया और वहाँ से चले गए। अगले दिन एक सिपाही ढिंडोरा पीटता हुआ जा रहा था। सुनो 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 देशवासियों, जरा ध्यान से सुनो। जंगलों में चंदन के पेड़ों को काटने को लेकर महाराज बहुत नाराज हैं। फिर भी ऐसे लोगों को एक बार महाराज क्षमा करके उन्हें छोड़ने के लिए महाराज तैयार हैं। जिस किसी के पास भी चंदन की लकड़ी हो उसे तुरंत ले जाकर महाराज को सौंप दीजिए। महाराज उन्हें क्षमा कर देंगे, वरना सजा मिलेगी। आइए और इस अवसर का फायदा उठाइए। यूं ऐलान करने लगा। ये सुनकर मानिकलाल नाम का व्यक्ति सोच में पड़ गया। घर पर उसकी पत्नी, सुनो जी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ये चंदन का धंधा करना छोड़ दो, ये खतरनाक है। अब देखो क्या हो गया, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम तुरंत उन सारे चंदन की लकड़ी को महाराज के पास ले जाओ और उन्हें समर्पण कर दो। कम से कम अपनी जान को बचा लो।
अरे तुम चुप रहो, बड़ी आई मुझे सलाह देने वाली। अरे तुम जानती भी हो कि मैंने जो चंदन की लकड़ी को जमा करके रखा है उसकी कीमत कितने करोड़ों की है। ये सब महाराज को सौंपने के लिए मैं कोई पागल नहीं हूँ। मैंने बहुत देखे ऐसे महाराजे, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। यूं राज्य के कई लोगों ने महाराज को अपने पास के चंदन की लकड़ियों को समर्पण किया। महाराज ने उन सबको क्षमा किया और उन्हें छोड़ दिया, लेकिन मानिकलाल अपने गोदाम में रखे चंदन की लकड़ी को अपने आदमियों को दिखाते हुए, सुनो, मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। इन लकड़ियों से तुम लोग एक अंडरग्राउंड वुडन हाउस बनाओ और उसे बहुत जल्द बनाओ। उसके लिए चाहे कितना भी खर्च क्यों ना हो, कोई बात नहीं, पर यदि ये बात तुमने किसी और को बताई तो तुम लोगों की जान ले लूंगा मैं, खबरदार। कहकर उन्हें चेतावनी दी। इस तरह उन्होंने एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड वुडन हाउस बनाया। फिर मानिकलाल ने अपने घर से ही उस वुडन हाउस तक पहुंचने के लिए एक दरवाजे का प्रबंध किया। फिर मानिकलाल वो दरवाजा खोलकर अंदर गया। अंदर उस वुडन हाउस को देखते हुए मानिकलाल, इस घर की कीमत कई हजारों करोड़ों रुपए है। उस महाराज की मृत्यु के बाद इसे किसी तरह बेचना होगा, ऐसा उसने सोचा। मानिकलाल के बेटे का नाम था मुन्ना। वो बहुत शरारती था। उसने एक दिन अंडरग्राउंड का दरवाजा खोला और अंदर जाकर देखा। उस घर को देखकर, अरे वाह, ये घर तो मैंने कभी देखा ही नहीं। बाहर पटाखे जलाने के लिए पिताजी हमेशा मना करते रहते, पर यहाँ मुझे कोई नहीं रोक सकता, ऐसा उसने सोचा। फिर बाद में वो वहाँ पटाखे जलाने लगा। पटाखे जलने लगे तो ये खुशी से उछलने लगा। जलते हुए पटाखों के कारण घर में आग लग गई। तब मुन्ना डर के मारे वहाँ से भाग गया। इस तरह अंडरग्राउंड वुडन हाउस जलकर राख हो गया। उस आग की लपटों के कारण इसका घर ऊपर था वो भी जल गया। अपने सारे संपत्ति का यूं नुकसान होते हुए देखकर मानिकलाल ने सिर पकड़ लिया।